Hello, dear Israelites. This is Praveen Kumar, and I welcome you all to the India's best online and offline learning platform, that is Israel. तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर। ये चैप्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से पूरे साइंस में सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। यानी आपका जो साइंस का फाइनल बोर्ड का एग्जाम पेपर होने वाला है उसमें अगर सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे तो वो रहेंगे लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ के हम लोगों को पढ़ना है। तो शुरू करते हैं बच्चों। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में बता दूं, दिस इज ऑल अबाउट मी। और बच्चों, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर की शुरुआत से पहले मैं एक छोटा सा मोटिवेशन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि बिना परिश्रम के या बिना मेहनत के सफलता की आशा करना उस जगह से फसल काटने की कोशिश करने के समान है जहां पर आपने बीज लगाए भी नहीं है। यानी जहां पर आपने फसल उगाई ही नहीं है वहां से आप फसल काटना चाहते हैं। तो बच्चों, हमें अच्छे से मेहनत करनी है और हमारा जो सपना है 95% का, उसको पूरा करना है। तो बच्चों, शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं कि इसका जो वेटेज है वो 10 to 12 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आते हैं। और इसके अंदर जो सेक्शन है उनमें सबसे पहले रिफ्लेक्शन है, फिर रिफ्रैक्शन है, और फिर थोड़ा बहुत उस रिफ्रैक्शन के बाद एप्लीकेशन पार्ट आ जाता है। कुछ न्यूमेरिकल पार्ट्स हमें डिस्कस करने हैं रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों के। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन है। अब सबसे पहले मैं शुरू करता हूं कि लाइट होती क्या है। बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। लाइट जो होती है बच्चों, ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। यानी लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस। यानी कि ऐसी एनर्जी जिसकी वजह से हमें चीजें दिखाई देती है। जैसे यहां से ये लाइट का सोर्स है जिससे लाइट आई और इस रोज के फ्लावर के ऊपर लाइट गई। इस फ्लावर ने लाइट को रिफ्लेक्ट किया और रिफ्लेक्ट होकर वो लाइट हमारे यहां पर दिखने वाली इस कन्या की आंखों में आई। तो इस कन्या की आंखों ने उस रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से ही देखा कि यहां पर सामने क्या है, रोज का फ्लावर है। तो रोज फ्लावर को देखने में किसने हेल्प करी? लाइट ने। लाइट क्या है? एक एनर्जी है जो ऐसे चीजों को विजिबल बनाने में हेल्प करती है। अब सबसे पहले बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से हम चलेंगे, जिसपे सबसे पहला जो पार्ट होगा हमारा इस चैप्टर का वो है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के लोज पर हम आ जाते हैं। रिफ्लेक्शन का क्या लो होता है भाई? जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ले लो, आप जैसे बॉल ले लो, क्रिकेट बॉल को जब आप जमीन पर ऐसे डालते हैं तो वो टप्पा खा के वापस आती है, यानी कि वो सरफेस से टकराकर वापस आती है। तो जब जा रही थी तब वो इंसिडेंट होने को जा रही थी, और जब इंसिडेंट हो चुकी है तो टकराकर वापस आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है। तो ऐसे ही जब लाइट रे किसी सरफेस से टकराती है तो टकराकर वापस जब आती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है। तो जैसे मान लो इसके कुछ लॉज होते हैं कि जैसे मान लो लाइट रे ऐसे आई तो यहां पर वो टकराई, तो इसको तो बोलूंगा मैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलूंगा? यानी जो हमारी सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसके ऊपर वह पॉइंट जहां पर इंसिडेंट रे जो है, इसको मैं इंसिडेंट रे बोलता हूं, इंसिडेंट रे जो है स्ट्राइक करती है। अब जैसे यहां पर स्ट्राइक करेगी, ये क्या करेगा? उसको वापस से इन्वर्ट कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा इस सरफेस। और जब इस सरफेस उसको रिफ्लेक्ट करेगा तो वो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगी। तो ये जो रे है इसको बोलूंगा मैं रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रे। अब मैं एक और बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जिस पॉइंट पर लाइट रे इंसिडेंट होती है उस पॉइंट से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि उस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। यानी कि अगर ये सरफेस है मेरी, मैं इसको सरफेस का रिप्रेजेंटेशन बोलता हूं, तो ये जो नॉर्मल है इस सरफेस के 90 डिग्री एंगल पर होगा, यानी कि परपेंडिकुलर होगा। और यहां पर हम देखेंगे कि ये नॉर्मल ही हमारे एंगल कैलकुलेशन का बेसिस होगा। यानी कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जिस एंगल से आती है उसको मैं इंसिडेंट एंगल बोलता हूं, और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से जिस एंगल से जाती है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो इसी प्रकार बच्चों, यहां पर आप देखेंगे कि जो बेसिक रिफ्लेक्शन का लो है वो क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी सबसे पहला लो क्या कहता है कि जितने एंगल से ये आई है उसी एंगल से जाएंगे भी। यानी कि जाने वाला एंगल क्या था? रिफ्लेक्शन एंगल। तो ये रिफ्लेक्शन एंगल आने वाले एंगल के बराबर है, जिस एंगल से आई है उसी एंगल से जाएगी। दूसरी बात क्या है कि यहां पर इंसिडेंट रे नॉर्मल और
रिफ्लेक्टेड रे जो है सारी की सारी लाइनें किस में होती है, एक ही प्लेन में होती है, एक ही प्लेन के पे लाई करती है। ये सेकंड स्टेटमेंट है रिफ्लेक्शन के लॉ का। अब इस पर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, इसके एप्लीकेशंस पर बात करेंगे अपन। तो रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशन में सबसे पहला एप्लीकेशन आता है हमारा प्लेन मिरर, जिसमें हम अपनी शक्लें देखते हैं, चेहरा देखते हैं। आप में से कई सारे बच्चे जो है सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले कांच के दर्शन करते हैं, मिरर में अपनी शक्ल देखते हैं, अपनी सुंदर शक्ल। तो वो कैसे होता है, वो भी रिफ्लेक्शन की वजह से ही होता है। अब उसमें कैसा रिफ्लेक्शन होता है इसके विषय में हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसके विषय में बात करने के लिए हम क्या करेंगे, एक रिफ्लेक्शन करने के लिए जो प्लान मिरर चाहिए था उस प्लेन मिरर को बिल्कुल इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दें। यहां पर हम एक ऑब्जेक्ट रखेंगे। आप जानते हैं ऑब्जेक्ट के किसी भी पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलती है। लाइट रेज जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज निकलती है, और उनमें से हम आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां पर मिलेगी वहां इमेज बोल देते हैं, या फिर जहां पर मिलती हुई नजर आएंगी वहां पर हम इमेज बोल देते हैं। लेकिन हमें इमेज बनाने के लिए मिनिमम बोल सकते हैं हम कि कम से कम 2 लाइट रेज की आवश्यकता होती है। तो अगर मान लो इसके हेड की इमेज बनाना चाहता हूं तो इस हेड से 2 लाइट रेज मेरे को पास करानी है। तो हेड से एक लाइट रे आई। अब आप जानते हो कि ये यहां पर इंसिडेंट होगी तो यहां पर क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या बनेगा, नॉर्मल, यानी नॉर्मल भी जैसे ये आ रही है वैसे ही बन जाएगा। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री। तो जब इंसिडेंट एंगल 0 डिग्री है तो रिफ्लेक्शन एंगल भी क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, यानी कि जैसे आई थी वैसे चली जाएगी वापस। दूसरी लाइट रे जब हम यहां पर इंसिडेंट कराएंगे उसी पॉइंट से, तो यहां पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। आप जानते हैं कि यहां पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर यहां पर क्या बना देंगे अपन, एक नॉर्मल। इस नॉर्मल से ये जो एंगल होगा जिससे लाइट रे आ रही है ये इंसिडेंट एंगल हो जाएगा आई। तो ऐसे ही ये एक एंगल आर बनाकर जो इसके बराबर होगा उतने से यहां से निकल जाएगी। अब हम देखेंगे कि यहां पर आप देखोगे कि ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है। आपको लग रहा है क्या ये कहीं मिलेगी? ये दोनों तो एक दूसरे से डाइवर्जिंग रे में जा रही है, डाइवर्जिंग नेचर की है, यानी दोनों एक दूसरे से अलग होते हुए जा रही है। तो क्या ये कभी एक दूसरे से मिल पाएगी? नहीं। तो जहां पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, वास्तव में रियलिटी में वो मिल नहीं सकती, तो हमें जब उसको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं से तो आ रही है। इनको पीछे जब एक्सटेंड करते हैं तो ऐसा लगता है किसी एक पॉइंट सोर्स से ये ओरिजिनेट हुई है, और जिस भी पॉइंट सोर्स से ये रिफ्लेक्टेड रेज आती हुई नजर आती है वो हमारा इमेज बन जाता है। तो यहां पर इमेज बन जाएगा ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट इमेज बनेगा तो इसके सिर की इमेज यहां पर आ जाएगी। तो ऐसे में हम देखेंगे कि प्लेन मिरर पर जो है इमेज कैसे फॉर्म हुई है। आप ध्यान से देखना, क्या यहां पर वास्तव में रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज मीट कर रही थी? नहीं। आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रेज मीट नहीं करती। जब आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रेज मीट नहीं कर रही है तो क्या वहां पर इमेज फॉर्म होगी? नहीं। वहां पर रियल में कोई इमेज फॉर्म नहीं होगी, बस वर्चुअली हमें ऐसी इमेज दिखाई देगी, ऐसा लगेगा कि वो वहां से आ रही है। तो यानी कि इमेज कैसी हमारी? वर्चुअल है। कैसी है बच्चों? इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है। अब आप यहां पर देख लो दूसरा केस, वर्चुअल है और ये प्रिंसिपल एक्सिस अगर मैं इसको मान लूं तो क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट था और ये इमेज भी उसके ऊपर ही है? तो आप देखोगे कि इरेक्ट है, यानी जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट रखा था उसी डायरेक्शन में इमेज भी है। ऐसे ही इमेज जो है वहां पर आप देखोगे कि ये मिरर है, तो मिरर से ये इतनी दूरी पर है तो इमेज भी उतनी ही दूरी पर है, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज की जो डिस्टेंस है वो दोनों सेम है मिरर से। साइज के बारे में अगर मैं बात करूं तो जितनी हाइट का ऑब्जेक्ट था उतनी हाइट की इमेज भी है। ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम हाइट की है, तो इसको कहेंगे कि सेम साइज का होगा। अब एक और चीज आती है लेटरली इन्वर्टेड। इमेज कैसी बन रही है? लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है? लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है, यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर आप देखेंगे तो ये लेफ्ट है, जो सबसे आगे जा रहा है ना वो लेफ्ट है। इधर से हम देखें तो ये लेफ्ट है। इधर से आके चलोगे तो वो कैसा बन गया है? राइट बन चुका है, यानी कि लेफ्ट का राइट हो चुका है। और इधर का जो राइट है, ये वाला जो राइट पार्ट है, ये उधर जाकर लेफ्ट हो गया ना, इधर जाके लेफ्ट, ये छोटा वाला लेफ्ट। तो यानी कि लेफ्ट का राइट हो जाना और राइट का लेफ्ट हो जाना किसी एक एक्सिस के अबाउट, यानी कि बीच में से तो हुआ होगा ना, इधर का पार्ट इधर आ गया, इधर का पार्ट इधर आ गया इमेज में, उसी को बोलेंगे लेफ्ट राइट।
तो ऐसा जो इन्वर्जन होता है, ऐसा इन्वर्जन होता है जिसमें राइट बिकम्स लेफ्ट और लेफ्ट बिकम्स राइट, वो कहलाता है लेटरल इन्वर्जन, यानी इमेज कैसी होगी, लेटरली इन्वर्टेड होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है प्लेन मिरर के बाद स्फेरिकल मिरर्स। नाम से ही जाहिर हो रहा है कि स्फेरिकल मिरर क्या होंगे। स्फेरिकल मिरर का मतलब है कि एक स्फीयर से काटे हुए पार्ट को मिरर की तरह यूज करना। तो ऐसे ही हमारे पास कुछ स्फेरिकल सरफेसेस होती हैं जिनमें से हम कुछ पोर्शन को कट कर लेते हैं ताकि हम उसको मिरर की तरह इस्तेमाल कर सकें। अब इसमें भी स्फेरिकल मिरर्स में भी दो टाइप होते हैं, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कॉनकेव। केव का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जो अंदर धसी हुई होती है। जैसे केव्स जो होती है, गुफाएं जिनको हम बोलते हैं हिंदी भाषा में, तो वो अंदर धसी हुई होती है, पहाड़ों में होती है ना, पहाड़ में चट्टान में अंदर धसी हुई चीज को केव बोलते हैं। तो ऐसी पार्ट या ऐसा मिरर जिसमें इनवर्ड कर्व्ड जो पार्ट होता है, जैसे ये अंदर धसा हुआ पार्ट जो होता है, ये किसका काम करे, रिफ्लेक्शन का काम करे, तो कॉनकेव कहलाता है। इसका जस्ट ऑपोजिट, अगर बाहर उभरा हुआ सरफेस जो है वो रिफ्लेक्शन का काम करे तो वो कहलाएगा कॉन्वेक्स। यानी कॉनकेव क्या होगा, जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर धसी हुई हो, और कॉन्वेक्स क्या कहलाएगा, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ उभरी हुई हो। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब ऐसी सरफेस जिससे रिफ्लेक्शन होगा। तो यहां पर रिफ्लेक्शन इधर से होगा, इधर से तो नहीं होगा क्योंकि इधर तो पॉलिश है। यहां पर रिफ्लेक्शन इधर से होगा, इधर से नहीं होगा। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आधार पर मैंने यहां पर आपको बताया। अब जो है इसमें थोड़ी सी और जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं कि ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनती है या ये कोई मिरर यहां पर बनता है, तो जिस भी स्फीयर का ये पार्ट था उसका कोई सेंटर तो होता है, उसको बोलेंगे अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां पर ये जो सी रिप्रेजेंट किया है मैंने, इट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ई टाइप दिख रहा है, ये सी है, सी, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसे ये तो उस स्फीयर का सेंटर है जिससे इस मिरर को काटा गया है, पर इस मिरर की सरफेस का भी एक सेंटर होगा। उस सेंटर को बोलेंगे अपन पोल, और पी से रिप्रेजेंट करेंगे। और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस पोल को मिलाने वाली एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, जिस इमेजिनरी लाइन को हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस। हिंदी में बोले तो मुख्य अक्ष, मेजर एक्सिस, मेन एक्सिस, उसी को बोलते हैं अपन प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसा का ऐसा ही सेम यहां पर होगा। यहां पर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और यहां पर सेंटर पे पोल होगा, और दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को मैं प्रिंसिपल एक्सिस बोल दूंगा। ठीक है। अब एक और टर्म होती है इसमें जिसको बोलते हैं अपन प्रिंसिपल फोकस। और वो प्रिंसिपल फोकस का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस में आप देखोगे कि जब भी यहां पर लाइट रेज आएंगी, कैसी, पैरेलल लाइट रेज, जब भी इन मिरर्स पर पैरेलल लाइट रेज आएंगी, वो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर जिस भी पॉइंट पर क्रॉस करेंगी, वो पॉइंट कहलाएगा मेरा प्रिंसिपल फोकस। यानी कि पैरेलल लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस पर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, वो कहलाता है प्रिंसिपल फोकस। यहां पर आप देखोगे तो पैरेलल लाइट रेज ऐसे आएंगी, तो वो ऐसे बैंड हो जाएंगी, क्योंकि इसमें तो ऐसे बैंड होती है लाइट रेज। तो जब ये लाइट रेज बैंड हो जाएंगी तो क्या ये कभी मिलेंगी नहीं, तो फिर यहां पर प्रिंसिपल फोकस कैसे देखेंगे। तो ऐसे यहां पर ये करते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के जिस भी पॉइंट पर से ये लाइट रेज जाती हुई नजर आती है, दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। तो यहां पर प्रिंसिपल फोकस ऐसा होगा। यहां का प्रिंसिपल फोकस जो है वो रियल नहीं है, वर्चुअल फोकस है। यहां का फोकस जो है रियल है। ठीक है, तो रियल फोकस और वर्चुअल फोकस। ऐसे ही अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस चैप्टर का, उसको पढ़ते हैं। उसका नाम है इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूं इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी का मतलब जो उसका सिस्टम है ना, जो उसका सिस्टम है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, पोल, और जो डिस्टेंस होगी उसकी, जिसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलता हूं मैं,
जिस भी स्फीयर का वो पार्ट है, उस स्फीयर की रेडियस जो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है, उस रेडियस की तुलना में, उसके डायमेंशंस की तुलना में बहुत दूर अगर ये ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा हो एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी पर। इंफिनिटी कोई ऐसी जगह नहीं है कि भाई यहां पर रखने को इंफिनिटी पर रखना बोलेंगे, इट्स नॉट अ प्लेस। इसका मतलब क्या है कि कंपैरेटिवली जिस डायमेंशन सेट पे तुम काम कर रहे हो, उस डायमेंशनल सेट से उसकी डायमेंशंस के कंपैरिजन में बहुत दूर अगर आप किसी डिस्टेंस को मेजर करते हो, तो दैट डिस्टेंस इज नोन एज इंफिनिटी। तो इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा है, तो इंफिनिटी से आने वाली लाइट रेज पैरेलल आती है। ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है, पैरेलल लाइट रेज आएंगी, और वो पैरेलल लाइट रेज आप लोगों को पता है आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होती है, तो यहां पर बन जाएगी इमेज। यानी ए बी ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बन रही है, फोकस पर। तो इमेज की पोजीशन क्या है, फोकस। और कैसी बन रही है, बिल्कुल पॉइंट। यहां पर तो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज कैसी बन रही है, पॉइंट साइज, यानी हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज इमेज बनती है। नेचर क्या होती है, क्योंकि लाइट रेज आप वास्तव में मिलती हैं तो रियल होता है और इन्वर्टेड होता है। नेक्स्ट केस पे चलते हैं। नेक्स्ट केस में ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा पास लिया, बहुत दूर नहीं, पास लिया। पास में क्या है, वो जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर था उससे थोड़ा सा पीछे मैंने रख दिया। तो जब थोड़ा सा पीछे सेंटर ऑफ कर्वेचर के रख दूंगा, तो वहां से एक लाइन में पैरेलल लाऊंगा, ठीक है ना। दो तो एटलीस्ट हमें लाइनें ड्रॉ करनी पड़ेगी, लाइट रेज ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो पहली लाइट रेज पैरेलल आई, पैरेलल आने वाली लाइट रे का रूल है कि सीधा वो कहां से जाएगी, फोकस से चलेगी। दूसरी लाइट रेज हम फोकस से पास करा देते तो कैसी हो जाती, पैरेलल। हम तीसरी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चली जाएगी। ये रूल है इमेज फॉर्मेशन के, 3 रूल हैं, जिसमें से पहला रूल क्या है कि पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी तो पैरेलल हो जाएगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ चली जाती। तो ये रिफ्लेक्टेड रे, ये भी रिफ्लेक्टेड रे, और ये यहां पर मिल रही है। इसका मतलब यहां क्या हो रहा है, इमेज बन रही है। तो ये इमेज बन गई। तो ए और बी एक ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज बन रही है ए डैश बी डैश। आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है। ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, इमेज नीचे है, और वास्तव में लाइट रेज मिल रही है, नहीं रियल है। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, सी और एफ के बीच, ठीक है। साइज ऑफ इमेज क्या है, डिमिनिश, छोटी है, और नेचर कैसी है, रियल है और इन्वर्टेड है, क्योंकि उल्टी बन रही है। सिमिलरली ऑब्जेक्ट को और पास लाते हैं और सी पर रख देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख देते हैं। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो सबसे पहली लाइन पैरेलल, और पैरेलल से कहां से जाएगी, फोकस से। दूसरी हम फोकस से पास करा देंगे तो कैसी हो जाएगी, पैरेलल। तो पैरेलल हो गई साहब आफ्टर रिफ्लेक्शन। और ये दोनों वास्तव में कहां मिलती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट नीचे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे मिलने का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इसकी इमेज बन रही है। यानी जहां ऑब्जेक्ट वहीं इमेज, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पर इमेज, जितनी साइज का ऑब्जेक्ट उतनी साइज की इमेज। ऐसा कहां पर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। यानी अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो जितना साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतनी साइज की तो इमेज बनेगी, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पर इमेज भी बनेगी। ये पूरा फंडा है। तो सेम साइज की होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास ले आते हैं, बिटवीन एफ एंड सी ले आते हैं। अब एफ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट रखूंगा तो एक पैरेलल से फोकस से जाएगी, फोकस से पैरेलल हो जाएगी, या सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर को जाएगी। तो जब ये यहां पर मिल रही है, ये रिफ्लेक्टेड रेज जहां पर मिल रही है, वहां पर क्या हो रहा है, इमेज बन रही है। तो ऑब्जेक्ट तो छोटा ही, इमेज बड़ी है। तो कैसे बन रही है, इनलार्ज इमेज बन रही है। और कहां बन रही है, सी के पीछे। तो इमेज की पोजीशन है बियॉन्ड सी और इमेज हो रही है इनलार्ज, नेचर है रियल और इन्वर्टेड स्टेट। एक और केस है जहां पर मैं ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख देता हूं, फोकस पे रखूंगा तो पैरेलल आएगी, फोकस से चली जाएगी लाइट रे। फिर मुझे अगर पोल पर इंसिडेंट करानी है तो पोल से जिस एंगल से कराऊंगा उसी एंगल से वापस चली जाएगी। अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाल रहा हूं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली भी जाएगी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होगी वैसे ही वैसे वापस चलेगी। आप देख रहे हैं ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, और पैरेलल लाइंस जो है कहां मिलती हैं, इन्फिनिटी पर। यानी इमेज कहां बनाएगी, इन्फिनिटी पर। कहां बनाएगी बच्चों, इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी। कैसी बनेगी, हाईली इनलार्ज इमेज बनेगी, बहुत बड़ी, क्योंकि ये तो बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है। आप यहां पर देखोगे जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जा रहा है तो बहुत दूर जाकर इन्फिनिटी पर जाकर बहुत बड़ा हो जाएगा, और ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। सबसे इंपॉर्टेंट और यहां पर मेन जो केस है वो ये है जिसमें ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में रख दूं। अगर मैं ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में रख दूं तो एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी इमेज, यानी कि जिस एंगल से आई है उसी एंगल से चली जाएगी, ऐसा करना पड़ेगा।
एक जो है हम पैरेलल भी डाल सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी डाल सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजोगे तो। अब ये दोनों डाइवर्जिंग है, ये जाने वाली और ये जाने वाली, दोनों डाइवर्जिंग है। तो जब दो डाइवर्जिंग लाइट रेज जाती है तो क्या वो मिलती है? नहीं। तो जब नहीं मिलती तो हमें क्या करना पड़ता है? पीछे उनको एक्सटेंड करना पड़ता है। तो जब हम पीछे एक्सटेंड करेंगे बच्चों, तो ये हमें बहुत ही बड़ी इमेज मिलेगी एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ी और सीधी। ध्यान रखना, यही केस है जिसमें इरेक्ट इमेज मिलती है, ठीक है ना। बिहाइंड द मिरर इनलार्ज और इरेक्ट इमेज मिलती है और वर्चुअल इमेज मिलती है सिर्फ और सिर्फ इस केस में। तो इस प्रकार से अगर हम सम अप करें पूरा का पूरा, तो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट था तो फोकस पर इमेज बन रही थी, बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट था तो सी और एफ के बीच में इमेज बन रही थी। लेकिन यहां पर हाईली डिमिनिश्ड और ये डिमिनिश्ड, जब सी पर आया तो इमेज भी सी पर बनी और सेम साइज की बनी। जब सी से और पास आया तो सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज पीछे चली गई सी से और इनलार्ज बनी। और फिर जब एफ पर रखा, फोकस पर रखा, तो इमेज इन्फिनिटी पर बनी, हाईली इनलार्ज बनी। और जब पी और एफ के बीच में रख दिया ऑब्जेक्ट को, यानी पोल और फोकस के बीच में रख दिया, यानी फोकल लेंथ से भी कम अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कर दी, तो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट और इनलार्ज बनती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। अब दूसरा पार्ट आता है कि कॉन्वेक्स मिरर से कैसे। अभी कॉनकेव का तो पढ़ लिया, तो कॉन्वेक्स मिरर में सबसे पहला केस लेता हूं, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। तो इन्फिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट आप जानते हो वहां से पैरेलल लाइंस आती है, ऐसे चली जाती है। अब आप ऐसे चली जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो कभी मिलेगी तो नहीं, लेकिन हमें लगता है कि वो किसी एक पॉइंट से आ रही है, उनको पीछे एक्सटेंड करना पड़ता है। जो लाइन जो होती है, जो लाइट रेज जो होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर वो डाइवर्ज हो रही है, तो उनको इमेज फॉर्मेशन का एक ही तरीका है कि उनको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लो। भाई आप इधर से ऐसे जा रही हो ना, तो इधर तो उल्टा तो आओगी ना, समझ मेरी बात। भाई यहां पर आप डाइवर्ज हो रही हो तो पीछे की तरफ तो कन्वर्ज होगी, तो जिस भी पॉइंट पर मिलोगी वो इमेज बन जाएगा। तो इमेज कैसी बन रही है? बहुत ही छोटी बन रही है, हाईली डिमिनिश्ड, फोकस पर बन रही है, ठीक है ना। और वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है। वर्चुअल मतलब मिरर के पीछे बन रही है, तो वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट। दूसरा केस क्या है? ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी प्लेस कर दो, एक ही टाइप की इमेज मिलेगी। तो बीच में कहीं भी प्लेस कर दिया हमने, एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई थी तो ऐसे हो गई, दूसरी फोकस से पास होती हुई आ रही है तो सीधे वहां चली जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई आ रही है तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई जा रही थी, तो ये सीधे टकराई और वैसी डायरेक्शन में वापस चलेगी, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आने वाली इंसिडेंट रे वापस अपना पाथ रिट्रेस करती है, ठीक है। तो जो जहां पर ये मिल रही है वहां पर बनेगी हमारी इमेज। तो आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है। ऑब्जेक्ट बड़ा है लेकिन इमेज छोटी है, और वर्चुअल है और इरेक्ट है। वर्चुअल और इरेक्ट है। वर्चुअल का मतलब क्या होता है? बिहाइंड द मिरर बनने वाली इमेज। तो यहां पर वही किया हमने, इन्फिनिटी वाले की फोकस पर बनेगी इमेज, ठीक है ना, वर्चुअल बनेगी और हाईली डिमिनिश्ड बनेगी। ऐसे ही उसके अलावा किसी दूसरी पोजीशन पर रखोगे तो पी और एफ के बीच में इमेज बनेगी, मिरर के पीछे डिमिनिश्ड बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। तो ये हो गया इमेज फॉर्मेशन थ्रू मिरर्स, जिसमें कॉनकेव मिरर भी हो गया और कॉन्वेक्स मिरर भी हो गया। थोड़े एप्लीकेशन की बात करूं तो कॉनकेव मिरर के एप्लीकेशन होते हैं, इसकी ट्रिक होती है, हेलो दोस्तों सुबह शाम ट्राई करो, जिसमें हेडलाइट, डॉक्टर मिरर, शेविंग मिरर, सोलर ओवन, टॉर्च, ये सब इसके कुछ मेजर एप्लीकेशंस हैं। ऐसे ही कॉन्वेक्स के एप्लीकेशन है रियर व्यू मिरर। दूसरा एप्लीकेशन है शार्प टर्न्स, जहां पर होते हैं रोड्स पर, वहां इसका यूज किया जाता है। सुपरमार्केट्स में एंटी थेफ्ट डिवाइस के रूप में यूज किया जाता है। अगर किसी मॉल में बहुत सारे कैमरे लगाने की आवश्यकता है और आप एक ही कैमरे में काम करना चाहते हैं, तो आप कॉन्वेक्स मिरर लगाकर उसके सामने कैमरा लगा सकते हैं। अब आता है हमारा मिरर फॉर्मूला, साइन कन्वेंशन और जो मेजर पार्ट है न्यूमेरिकल मिरर में। वो मिरर फॉर्मूला आप सब लोग जानते हैं, 1/f = 1/v + 1/u। ये हमारा मिरर फॉर्मूला है। इस मिरर फॉर्मूले को ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ मैग्निफिकेशन भी अगर मैं बता दूं तो -v/u, आपको ये ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। ये आया कहां से? इसका एक डेरिवेशन होता है, लेकिन वो डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम उसके विषय में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। साइन कन्वेंशन पर आऊं अगर मैं, तो आप सब लोग जानते हैं, जैसे मान लो ये मैंने कॉनकेव मिरर बना दिया, इधर मैं कॉन्वेक्स मिरर बना देता हूं। तो जो भी ऑब्जेक्ट, अब आप जानते हो ऑब्जेक्ट हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रहेगा, यहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है तो इधर रहेगा, और यहां पर ये पोल है। तो ऑब्जेक्ट से जाने वाली लाइट रेज किधर जाएगी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ जाएगी। इंसिडेंट रेज इधर भी इधर जाएगी, तो इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन जो होती है वो पॉजिटिव होती है। अब हमें सारी डिस्टेंसेस जो कहां से मेजर करनी होती है? पोल से। तो यहां पर नोट लिख लो, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल।
ठीक है, पोल से मेजर करनी होती है। तो जैसे इधर पॉजिटिव डायरेक्शन है तो इधर आने वाली डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, और उधर उसी की डायरेक्शन में जाने वाली पॉजिटिव। तो अगर मैं यहां पर कोई पॉइंट है x, तो इसको मेजर करूंगा तो मैं पोल से इधर चलूंगा तो ये नेगेटिव हो गया। यहां पर कोई पॉइंट है y, तो इधर चलना पड़ेगा, तो ये वही डायरेक्शन है जिसमें ये है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इस प्रकार से यहां पर आप देखोगे इधर कोई पॉइंट है P, तो P की डिस्टेंस अगर मान लो यहां से 10 सेंटीमीटर है पोल से, तो आप उसकी P की डिस्टेंस लिखनी है तो कैसे लिखोगे, क्योंकि पोल से मेजर कर रही है तो पोल से P की तरफ आओगे तो कैसा लगेगा, ठीक है, इसको पोल बोल देते हैं, हालांकि दोनों PP हो गया। पोल से P की तरफ आओगे तो 10 सेंटीमीटर, और कैसा है, नेगेटिव, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो P इक्वल टू -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर है। यहां पर आप इस डायरेक्शन में Q मेजर करोगे तो यहां से यहां तक आओगे, अगर मान लो ये 10 सेंटीमीटर है तो Q बराबर हो जाएगा प्लस का 10 सेंटीमीटर, क्योंकि इधर पॉजिटिव है, सेम डायरेक्शन में है। तो ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट की साइड होती है, जिस साइड ऑब्जेक्ट होता है उधर सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव है और मिरर के पीछे पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट के तरफ नेगेटिव, मिरर के पीछे पॉजिटिव, ये सारा का सारा रूल है यहां पर। तो यहां की डिस्टेंसेस सारी नेगेटिव, इधर की पॉजिटिव, ये रूल है, ये साइन कन्वेंशन। अब आप देखोगे कि ऑब्जेक्ट की साइड की सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो नेगेटिव होगी ना, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। इमेज डिस्टेंस की बात करो तो इमेजेस जो हैं कॉनकेव मिरर में रियल इमेजेस फॉर्म हो रही है, और रियल इमेजेस किधर हो रही थी, ऑब्जेक्ट की साइड पर। तो ऑब्जेक्ट की साइड पर इमेजेस हो रही थी, तो सारी की सारी 5 केसेस में जहां पर ऑब्जेक्ट साइड पर इमेजेस थी वहां पर कैसा साइन होगा, नेगेटिव। लेकिन एक केस में बिहाइंड द मिरर भी इमेज फॉर्म हुई थी और वहां पर पॉजिटिव होगा, ये कॉनकेव में। फोकल लेंथ की बात करें तो फोकस इसका ऑब्जेक्ट की तरफ ही होता है तो नेगेटिव होगा। यहां पर अगर बात करें बिहाइंड द मिरर ही सारी इमेजेस बनती है तो पॉजिटिव, फोकस भी बिहाइंड द मिरर होता है तो पॉजिटिव। ठीक है ना, तो यहां पर आप देख सकते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स में साइन कन्वेंशन कैसे। इसके बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल्स है जो आप लोगों को सॉल्व करने हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। कॉन्वेक्स मिरर है, यूज किया जा रहा है रियर व्यू मिरर में, एक ऑटोमोबाइल के में, जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है 3 मीटर, यानी यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ रहा है, 3 मीटर आ रहा है। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव। हमने अभी जस्ट यहां पर देखा है क्या होती है, पॉजिटिव होती है, क्योंकि इसका फोकस जो होता है बिहाइंड द मिरर होता है तो पॉजिटिव होता है। तो इसकी फोकल लेंथ कैसे निकलेगी, r/2, और कैसी होगी ये, पॉजिटिव। तो यानी ये हो जाएगा +3/2 मीटर, तो इसकी फोकल लेंथ आ जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें, इफ अ बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, तो एक ऑब्जेक्ट है जो बस है, बस हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, वो 5 मीटर दूरी पर है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हर केस में नेगेटिव होती है। ठीक है, मिरर से। तो हमें पोजीशन फाइंड करनी है इमेज की, तो यहाँ पर मुझे v पता करना है, उसकी नेचर वगैरह पता करनी है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा मेरे हाथ में फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करता हूँ और इसको अप्लाई करके आंसर निकालता हूँ। तो मैंने यहाँ पर फोकल लेंथ 3/2, v नहीं पता, u की डिस्टेंस -5, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू 1/v -1/5। ये -1/5 को इधर ले आऊँगा मैं, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/5। तो 2/3 इसको और इस तरीके से सॉल्व कर देते, 1/v इज इक्वल टू 2/3 + 1/5। इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 15, यहाँ पर एलसीएम ले लो आप। ठीक है, तो 10 और 3 13, यानी 1/v इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 13/15। तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 15/13, ये प्लस में आएगा और ये आ जाएगा आपका मीटर में, क्योंकि मीटर में ही था यहाँ पर सारी कैलकुलेशन मीटर, यानी इमेज डिस्टेंस हो जाएगी 15/13 मीटर। ये आपकी इमेज डिस्टेंस है। इसके बारे में नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज पूछा है, साइज भी पूछा है, साइज मतलब वो इनलार्ज होगी या डिमिनिश्ड होगी उसके बारे में पूछा है। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या था, -v/u। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस फॉर्मूले का v का क्या है, यहाँ पर v आ रहा है 15/13, प्लस में आ रहा है वो भी। u कितना था, -5, तो माइनस से माइनस उड़ गया, 5 से 15 को उड़ाओगे तो कितने टाइम, 3 टाइम, तो 3/13। यानी यहाँ पर मैग्निफिकेशन आ रहा है पॉजिटिव 3/13। पॉजिटिव आ रहा है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो पॉजिटिव का मतलब होता है मैग्निफिकेशन में कि इमेज कैसी बन रही है, इरेक्ट। ठीक है, और ये जो नंबर है न्यूमेरिकल वैल्यू, ये 3/13 है, इट इज लेस देन 1, ये 1 से कम है, यानी मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 से कम आ रहा है। इसका मतलब कैसी होगी इमेज, डिमिनिश्ड।
तो इमेज डिमिनिश्ड है, इरेक्ट है और वर्चुअल है। वर्चुअल कैसे? क्योंकि इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आ रही है जो कि बिहाइंड द मिरर आती है। तो बिहाइंड द मिरर जो है इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल ही बनती है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम रिफ्रैक्शन पर आ जाते हैं। रिफ्रैक्शन जो होता है, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होना। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उस फंडे को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। जैसे लाइट अगर पानी से ग्लास में जाती है या पानी से वो एयर में जाती है या एयर से वो पानी में जाती है तो ये फंडा कहलाता है रिफ्रैक्शन। लेकिन क्या इस रिफ्रैक्शन के दौरान कुछ चेंजेस होंगे? बिल्कुल होंगे। जैसे एयर की मैं बात करूं तो एयर के पार्टिकल्स जो होते हैं दूर दूर होते हैं, यानी एयर की जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है वो कम होती है। लेकिन इसका कंपैरिजन अगर मैं वाटर के साथ करूं तो वाटर के मॉलिक्यूल्स, वाटर के पार्टिकल्स पास पास होते हैं, यानी उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। तो एक रेयर मीडियम से एज कंपैरिजन टू वाटर की कंपैरिजन में एयर जो है रेयर मीडियम है और वाटर एयर के कंपैरिजन में डेंसर मीडियम है। यानी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब लाइट जाएगी तो क्या उस पर कोई और इफेक्ट भी होगा? बिल्कुल होगा। तो जब रेयर मीडियम से लाइट जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड स्लो डाउन हो जाती है, यानी स्पीड कम हो जाती है और वो नॉर्मल की तरफ बैंड भी हो जाती है। तो हमें क्या पढ़ना है इस रिफ्रैक्शन के फंडे में कि जब लाइट रे जो है रेयर मीडियम से डेंसर में जाएगा तो कैसी हो जाएगी? स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी और बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। किधर? बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। जितना ज्यादा डेंसर में जाएगी उतना ज्यादा बैंड हो जाएगा। ठीक है। अगर इसका उल्टा करूं, डेंसर से रेयर में अगर लाइट रे जा रही है तो क्या होगा? डेंसर से रेयर में लाइट रे जाने से क्या होता है? स्पीड बढ़ जाती है और बैंड जो नॉर्मल की तरफ हो रहा था अब बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है। ठीक है ना, टुवर्ड्स द नॉर्मल से अवे फ्रॉम द नॉर्मल। समझ मेरी बात? ये होता है। अब ये जो बैंड करने की एबिलिटी है, ये बेंड करने की क्षमता जो है किसी भी मीडियम की, ये कहलाती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी किसी भी मीडियम की बैंड करने की जो पावर, जो एबिलिटी, जो कैपेबिलिटी है वो रिप्रेजेंट की जाती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के तरीके से या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रूप में। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसको डिफाइन कैसे किया जाए? देखो, अगर मीडियम ज्यादा बैंड कर पा रहा है लाइट रे को, यानी कि मैं यूं बोल सकता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है अगर मीडियम का, तो बैंड ज्यादा कर पा रहा होगा मीडियम उसको लाइट रे को बैंड ज्यादा करने का मतलब क्या है? ज्यादा डेंसर है तो इसके अंदर तो स्पीड कम हो जाएगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने से स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम विल डिक्रीज। उल्टा चल रहा है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक इनवर्स रिलेशन है और उस इनवर्स रिलेशन में क्या होता है? जब आप इस इनवर्स रिलेशन को यहां पर लिखते हैं और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है और वो कांस्टेंट यहां पर क्या है? सी जो है यहां पर स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में और वीएम जो है यहां पर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, जैसे मैंने इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो क्या आया? C/Vm आ गया। ये चीज यहां लिखी हुई है। यानी अगर मुझे स्पीड दे रखी है लाइट की किसी मीडियम में तो मैं उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकता हूं। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? जैसे अभी तक आप लोग जानते हैं कि मुझे किसी एक मीडियम में लाइट की स्पीड दे दी गई तो मैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लूंगा, तो उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे यह बोला जाता है कि आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए, तो रिलेटिव का मतलब होता है कि किसी दूसरे की रिस्पेक्ट में, एब्सोल्यूट नहीं, रिस्पेक्ट में। जैसे मैं बोल दूं कि मेरी हाइट जो है 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर तो नहीं होगी, ज्यादा होगी, 10 मीटर ले लेता हूं। मेरी हाइट जो है 10 मीटर है, 10 मीटर भी बहुत ज्यादा होता है लेकिन फिर भी हम तो ले लेते हैं, ठीक है ना। मेरी हाइट 10 मीटर है और मेरा नाम ए है और एक बी है, बी की हाइट 5 मीटर है। अब इसकी एब्सोल्यूट हाइट 10 मीटर, इसकी एब्सोल्यूट हाइट 5 मीटर। लेकिन अगर हम रिलेटिवली बात करें, रिलेटिवली मतलब मैं बोलूं कि ए की हाइट
समझना, हिंदी में समझ जाओगे, बी के रिस्पेक्ट में। तो ए की हाइट बी के रिस्पेक्ट में, तो किसकी हाइट ए की, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, तो डिवाइड कर दो बी से। क्या यही है? क्या ए की हाइट बी के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स है? अगर उल्टा पूछ लिया जाता तो ऐसा पूछ लिया जाता, बी की हाइट ए के रिस्पेक्ट में, तो क्या करता, किसकी हाइट बी की, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। तो जिसकी हाइट पूछी है उसका ऊपर और जिसकी रिस्पेक्ट में पूछी उससे डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा 1/2 टाइम, यानी कि 1/2 टाइम्स है। क्या बी की हाइट ए के कंपैरिजन में आधी है, हाफ है, 1/2 टाइम्स है? बिल्कुल है। तो ये है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के कंपैरिजन में क्या है, तो किसका पूछा है, वाटर का, तो वाटर के को डिवाइड करेंगे जिसके रिस्पेक्ट में पूछा उससे। अगर इसी को आप स्पीड की टर्म्स में लिखते हो तो वो उल्टा हो जाता है। सेम सीन है। यहां पर मैं बताता हूं आपको कि मैंने ये बताया आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो किसका, 1 का, किसके रिस्पेक्ट में, 2 के रिस्पेक्ट में, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है n1 का, उसको तो हम ऐसे ही लिखते थे ना, c/v1, इसको भी ऐसे लिखते थे ना, c/v2। तो जब c/v1 इंटू c/v2 जो है उसको ऐसे अपन मैनिपुलेट करेंगे तो ये तो v2/v1 आ गया। तो यहां से जो फॉर्मूला है वो क्या आया, n12 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू n1/n2 इक्वल टू v2/v1। ये फाइनल फॉर्मूला है। और ये कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं इस चैप्टर में। वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, एयर का ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 होता है, और वाटर का 4/3, ग्लास का 3/2। अब आगे चलते हैं अपन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पे। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट लॉ होता है स्नेल्स लॉ। आप सब लोग जानते हैं जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी या टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, ये तो हो रही है। तो जो नॉर्मल बनता है इन दोनों के बीच में, उस नॉर्मल से इंसिडेंट वाली रे के जो एंगल होता है उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं और रिफ्रैक्टेड रे को अपन आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम यहां पर जो है स्नेल लॉ क्या होता है, स्नेल ने क्या किया कि जैसे यहां पर मीडियम 1 है और मीडियम 1 में बनने वाला एंगल आई है, तो मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 में बनने वाले एंगल आई का साइन, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस मीडियम में बनने वाले एंगल का साइन। अब इसमें आई बन रहा है तो आई लिख दो, आर बन रहा है तो आर लिख दो, सिंपल सी बात है। तो यहां पर मैंने लिख दिया उस एंगल का साइन और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ये बराबर होगा अगर ऐसा का ऐसा अपन दूसरे मीडियम के लिए करते, ऐसा का ऐसा मतलब दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसमें बनने वाले एंगल का साइन मल्टीप्लाई कर देते। ये है स्नेल लॉ। अब इसको मैनिपुलेट कर लो भाई, आपको क्या करना है, इधर साइन आई रखना है, हाँ रख दो, बराबर बराबर, इधर n2 ये n1 को इधर लाना है तो ये n1 आ गया, इस साइन r को इधर लाना है तो डिवाइड हो जाएगा, साइन r आ जाएगा। अब ये n21 है ना, तो इसको n21 लिख दो, किसका 2 का किसके रिस्पेक्ट में 1 के रिस्पेक्ट में लिख दिया। अगर इसको स्पीड के टर्म्स में लिखोगे तो उल्टा लिखना पड़ेगा v1/v2, क्योंकि स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से उल्टा चलती है। ये हो गया आपका स्नेल लॉ। ये स्नेल लॉ कहां से आया कैसे आया मैंने बता दिया आपको। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में आप सब लोग जानते हैं, दिस इज द स्नेल लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट होता है, n21 होता है, ठीक है ना। यहां पर आप लोगों ने अच्छे से वही देखा n21। अभी हम आगे चलते हैं तो कुछ स्फेरिकल लेंसेज के बारे में जानेंगे। स्फेरिकल लेंसेज 2 टाइप के होते हैं, कॉनकेव एक कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स का मतलब होता है जो बाहर से उभरे हुए लेंसेज हैं, कॉनकेव का मतलब जो अंदर धसे हुए लेंसेज हैं। इन लेंसेज की कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करें तो ये इस लेंस का किसी न किसी कोई ना कोई पार्ट जो होता है किसी स्फीयर का हिस्सा होता है। तो जिस भी स्फीयर का हिस्सा होता है उस स्फीयर की रेडियस जो होती है उसके टर्म्स में ही उस हिस्से का फोकल लेंथ हम देखते हैं। तो सिंपली आप यहां पर आप देखोगे तो ये स्फीयर 1 है,
जिसका पार्ट ये वाला है, ये स्फीयर 2 है जिसका पार्ट यहाँ से बीच में से आधा करेंगे ना, तो ये आधा पार्ट किसका है, वो वाले स्फीयर का, ये आधा पार्ट किसका, इस वाले स्फीयर का, और दोनों को अपन ने ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन करके क्या बना लिया, लेंस। तो ये स्फेरिकल लेंसेज है, वो कॉन्वेक्स है, कॉन्केव है। कॉन्केव लेंस इस तरीके से डाइवर्ज करता है, कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके से कन्वर्ज करता है। जो पैरेलल लाइट रेज जहां पर जाकर कन्वर्ज हो जाती हैं कॉन्वेक्स लेंस में, उसको फोकस बोलते हैं। कॉन्केव लेंस में जहां से आती हुई नजर आती है उसको फोकस बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। यहां पर भी वही कॉन्वेक्स लेंस से हम पहले पढ़ेंगे, तो सबसे पहले इन्फिनिटी पर रखेंगे, तो इन्फिनिटी से पैरेलल लाइट रेज आती है, इमेज फोकस पर बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी, हाईली डिमिनिश, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। यानी जो वहां पर कॉन्केव मिरर में हो रहा था, सेम टू सेम यहां पर कॉन्वेक्स लेंस में हो रहा है। 2f1 के बियॉन्ड, यानी कि C के बियॉन्ड, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड अगर इनको रखेंगे तो इमेज कहां बन रही है, इमेज कहां बन रही है, F2 और 2f2 के बीच में, C और F के बीच में इमेज बन रही है, डिमिनिश बन रही, रियल और इन्वर्टेड बन रही। सिमिलरली 2f1 पर अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो 2f2 पर इमेज, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज बनती है, और सेम साइज की रियल और इन्वर्टेड बनती है। सेम वहां पर जो केसेस थे कॉन्केव लेंस में, सॉरी कॉन्केव मिरर में, वो एकदम सेम यहां पर केसेस हैं कॉन्वेक्स लेंस में। सिमिलरली अगर मैं यहां पर 2f1 और f1 के बीच में ऑब्जेक्ट को रखता हूं तो इनलार्ज इमेज बनेगी, बियॉन्ड 2f बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, और जब फोकस पर ही रख देता हूं तो कैसी बनेगी, हाईली इनलार्ज बनेगी, और कहां पर बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी, रियल और इन्वर्टेड। एक सबसे इंपॉर्टेंट केस जैसे वहां हुआ करता था, यहां पर भी एक केस सबसे इंपॉर्टेंट है। उस इंपॉर्टेंट केस में क्या होता है, वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज इमेज बनती है कॉन्वेक्स में, जब ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रख दो। जैसे वहां पर पोल और फोकस के बीच में रखा था, यहां पर अगर ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में मैं इमेज ऑब्जेक्ट रख दूं तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज इनलार्ज, वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। स्पेशल केस है, यहां पर इन सबको समअप किया हुआ है। सिमिलरली कॉन्केव लेंस में अगर मैं बात करूं तो क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है, तो यहां पर इन्फिनिटी पर रखेंगे तो फोकस पर इमेज बनती हुई नजर आएगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। इसके अलावा किसी भी पॉइंट पर रख दो, इमेज डिमिनिश्ड बनेगी, ठीक है, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। ये फंडा है इसका, इसको समअप किया हुआ है यहां पर। अब मेन जो बात है वो है लेंस फॉर्मूले की। जैसे हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, मिरर फॉर्मूले में 1/f = 1/v प्लस 1/u, ये मिरर फॉर्मूले में पढ़ा था। लेकिन लेंस फॉर्मूले में यहां पर प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस। सिमिलरली हमने लेंस मिरर फॉर्मूले में पढ़ा था -v/u, तो लेंस फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, प्लस। तो यानी कि लेंस फॉर्मूले जो है मिरर वाले फॉर्मूले से उल्टे हैं। ठीक है, अब ये कैसे उल्टे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किससे आता है, ये आता है डेरिवेशन से। अब यहां पर मैंने क्या कर दिया, एक कॉन्वेक्स लेंस बना दिया। अब इस कॉन्वेक्स लेंस में मैं ऑब्जेक्ट को जिधर रखूंगा ना दोस्त, ये ऑब्जेक्ट तो इंसिडेंट रे इधर जाएगी पॉजिटिव, यहां पर क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर। सारी डिस्टेंसेस मुझे ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करनी है, यानी इधर वाली डिस्टेंसेस नेगेटिव होंगी, इधर वाली डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगी। यानी मैं यूं कह सकता हूं कि ऑब्जेक्ट की साइड की डिस्टेंसेस, किसके साइड की, ऑब्जेक्ट की साइड की डिस्टेंसेस नेगेटिव होती हैं, ऑब्जेक्ट के दूसरी साइड, ऑब्जेक्ट के दूसरी साइड, यानी कि मिरर, एक तो ये लेंस होगा, इस लेंस के एक साइड ऑब्जेक्ट है और एक साइड ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जिस साइड ऑब्जेक्ट है उधर तो नेगेटिव होगी डिस्टेंसेस, और ऑब्जेक्ट नहीं है उस साइड पॉजिटिव होगी। सिमिलरली कॉन्केव में होगा, यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, तो इस ऑब्जेक्ट की साइड की, यहां पर ये ऑप्टिकल सेंटर है, इस ऑब्जेक्ट की साइड की इधर की डिस्टेंसेस नेगेटिव है, इधर की डिस्टेंसेस पॉजिटिव है। अब आप ध्यान से देखना, कॉन्वेक्स में आपने देखा होगा सारी इमेजेस इधर बन रही है, लेंस के उस साइड बन रही जिस साइड ऑब्जेक्ट नहीं है, सारी इमेजेस इधर बन रही है। तो क्या सारी इमेजेस पॉजिटिव साइन के साथ आएगी, सारी इमेज डिस्टेंसेस, बिल्कुल। यहां पर सारी इमेजेस ऑब्जेक्ट की साइड ही बन रही है, तो सारी इमेजेस की डिस्टेंस नेगेटिव होगी। देखते हैं कॉन्वेक्स में चाहे कॉन्केव में, किसी में भी ले लो, ऑब्जेक्ट की साइड हमेशा क्या होती है, नेगेटिव। इमेज की साइज की अगर मैं बात, इमेज की साइड की अगर बात करूं तो कॉन्वेक्स में 5 ऐसे केसेस थे जिनमें इमेज रियल बन रही थी, यानी कि दूसरी साइड तो पॉजिटिव बन रही थी। एक केस में ही ऑब्जेक्ट की साइड बन रही थी, यानी नेगेटिव बन रही थी। इसमें सभी केसेस में ऑब्जेक्ट की साइड इमेज बन रही थी तो नेगेटिव। इसका फोकस भी ऑब्जेक्ट की साइड था तो नेगेटिव, इसका फोकस दूसरी साइड था तो पॉजिटिव। सिंपल सी बात है, चेक करके देख लो आप।
अब इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आप लोगों को यहां पर लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा। एक कॉनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड प्रोड्यूस बाय द लेंस। कॉनकेव लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अब ये बताओ क्या ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? हम जानते हैं कॉनकेव लेंस जो है उसका फोकस ऑब्जेक्ट की साइड ही होता है क्योंकि डाइवर्जिंग है। कन्वर्जिंग लेंस जो होता है उसकी तो लाइट रेज मिलती है आगे जाकर, इसके आगे जाकर मिलेगी नहीं, तो मिलेगी किधर? पीछे एक्सटेंड करने पर, यानी ऑब्जेक्ट की साइड। तो यहां पर कैसा होगा? नेगेटिव। ध्यान रखना, नेगेटिव हो जाएगा, नहीं नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पूछी है ताकि इमेज कहां बन सके? 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इमेज कहां बन सके? लेंस से 10 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं कॉनकेव लेंस है, यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ सब नेगेटिव है ना? अब यहां पर लेंस फॉर्मूला लगा दो। (1/-15 इज इक्वल टू 1/v कितना है? -10 -1/u। ठीक है, मैं ऐसा करूंगा कि इस -1/u को इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1/u, और इस -15 को इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1/15 1/u इज इक्वल टू, यहां पर आप इसको एलसीएम लोगे तो 30, तो ये आ जाएगा 2 - 3 1/u आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 30, तो u बरोबर आ जाएगा -30। यानी ऑब्जेक्ट जो है कॉनकेव लेंस से 30 सेंटीमीटर सामने होना चाहिए इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव लेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव आई है तो यहां से प्रूव हो रहा है कि आपने फॉर्मूला सही लगाया था। अभी मैग्निफिकेशन चेक कर लेते हैं, मैग्निफिकेशन भी पूछा है। मैग्निफिकेशन लेंस में +v/u होता है, ध्यान रखना, माइनस नहीं होता, वो मिरर में होता है। ठीक है, तो v की वैल्यू क्या है यहां पर? -v कितना दे रखा है? 10। u कितना दे रखा है? -30। माइनस से माइनस उड़ जाएगा, क्या प्लस हो जाएगा? हाँ, तो m बराबर +1/3 आंसर आ रहा है, यानी कि 1/3। यानी कि कैसी इमेज बनेगी? डिमिनिश्ड। तो मैग्निफिकेशन भी कैलकुलेट कर लिया, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लिया हमने। अब हम आते हैं हमारे नए कॉन्सेप्ट पावर पर। पावर क्या होता है? पावर होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। क्या होता है? पावर रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। और यहां पर फोकस जो होता है, फोकल लेंथ जो होती है वो मीटर में आपको वैल्यू रखनी होती है। तो अगर फोकस इसकी एफ की वैल्यू यानी फोकल लेंथ की वैल्यू जो है आप मीटर में रखते हैं तो पावर आती है आपकी डायोप्टर में। तो पावर की ऐसा यूनिट क्या है? डायोप्टर। ये वो वाली पावर नहीं है एनर्जी बाई टाइम, जो पावर आपने पढ़ी होगी ना, रेट ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वो पावर नहीं है ये लेंस की पावर है। इसकी ऐसा यूनिट क्या है? डायोप्टर। इसकी ऐसा यूनिट वाट नहीं है। ठीक है ना बच्चों? तो अगर मैं बात करूं जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी उसकी पावर भी नेगेटिव होगी, तो पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव। तो यहां पर पावर पॉजिटिव किसकी होगी? कॉन्वेक्स लेंस की, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होती है। और एक ऐसा होता है कन्वर्जिंग, यानी कि पॉजिटिव पावर कन्वर्जिंग लेंस की होगी और नेगेटिव पावर डाइवर्जिंग लेंस की होगी। यहां से आपको सारी बात समझ में आ गई। तो दिस इज ऑल अबाउट दी चैप्टर, जिसमें आप लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए, कॉन्सेप्ट को समझा भी सही। और बच्चों ईसरल आप लोगों को प्रोवाइड करता है बेस्ट विजुअलाइजेशन वाले एनिमेटेड वीडियो लेक्चर, 5 लेयर डाउट सोल्विंग, 5 लेयर मेंटरशिप और कई सारी चीजें जिसमें डबल पावर आप लोगों के पास होती है, लाइव एंड रिकॉर्डेड बोथ की। तो बच्चों इंडिया के बेस्ट जो i10 और डॉक्टर फैकल्टीज हैं उनसे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ईसरल को एक्सप्लोर करें, ईसरल के कोर्स चैंप 2025 में एनरोल करें। अगर आप चाहते हैं जेई और नीट की पढ़ाई क्लास 10 से शुरू करना तो आप एनरोल कर सकते हैं अग्नि जेई, अग्नि नीट कोर्सेज के अंदर। तो बच्चों मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।